सो हियर यू गो, जेनेटिक्स का ये लेक्चर 2 है, राइट, क्लास 2। सो अभी तक हमने क्या चीज़ कवर की थी कि इंट्रोडक्शन था, सिंपल सी बातें थी कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है और कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस रिलेटेड जितनी भी टर्म्स थी वो देखी थी। आज हम लोग जो मेंडल के लॉज हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा था कि डीएनए जो है हमारे पास, वो डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये एक न्यूक्लिक एसिड का टाइप है। हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए के अंदर जो जीन है वहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है। इसीलिए हम जीन को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसका फंक्शन होता है कि इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेकर जाना। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम डिफरेंट रहता है, और मैंने आपको समझाया था कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ सेंट्रोमेयर पे। अब कैसे, ये क्वेश्चन से समझाया था मैंने लास्ट टाइम कि अगर आपके पास देखिए ये और ये यहाँ पे कितने दोनों पिक्चर में ए और बी में कितने क्रोमोसोम्स हैं, दोनों में एक एक क्रोमोसोम है, ठीक है। ये भी एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी एक क्रोमोसोम है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सेंट्रोमेयर दिख रहा है, यहाँ पे एक सेंट्रोमेयर दिख रहा है। एनीवेज, उसके बाद हमने देखा कि डीएनए एक पॉलीमर है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल है, किससे बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड इसका मोनोमर है। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखा हमने, ठीक है। डीएनए के अंदर जो मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड, उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होगा, आयैक्स के डीएनए के अंदर हमारे पास बॉन्ड कौन सा होगा न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए ये शुगर है बीच में हमारे पास, ये बेस है और ये फॉस्फेट है। हमेशा ये ऐसे ही होता है कि नाइट्रोजनस बेस जो है वो पहले कार्बन, शुगर के पहले कार्बन पे अटैच होती है, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड होगा ना बेस, शुगर और बेस के दरमियान में, ये होगा आपके पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। शुगर में हमेशा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, आप कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। कैसे याद करेंगे आप, देखो ग्लाइको इसमें ग्लूकोज से रिलेट करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो शुगर और बेस के दरमियान में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब दूसरा हमारे पास ये शुगर का जो 5th कार्बन है, कौन सा, 5th कार्बन के साथ फॉस्फेट अटैच होता है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में होता है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपके पास दिख रहा है ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। एक और चीज़ जो मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं मेंशन किया था, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। देखो जब आपके पास शुगर और बेस आपस में मिलते हैं तो ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। जब न्यूक्लियोसाइड के साथ आप फॉस्फेट अटैच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये बेसिक सा हमने कुछ इन्फॉर्मेशन देखा था। उसके बाद ये नाइट्रोजनस बेस की टाइप से एक प्यूरिन होती है, एक पिरिमिडीन होती है। एडेनिन हमेशा बॉन्ड करेगी किसके साथ, थायमीन के साथ। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ होगी। एडेनिन और थायमीन के दरमियान में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 2, ठीक है। और ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, गुड, ठीक है। अब ये हमारे पास चार्ज ऑफ हमारे पास एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि एडेनिन जो है वो हमेशा थायमीन के साथ बॉन्ड करेगा। एडेनिन है तो थायमीन है, सही है। तो जितना प्यूरिन है मेरे पास, या फिर जितना एडेनिन या जितना ग्वानिन है, तो उतना ही मुझे थायमीन मिलेगा। जैसे अगर मेरे पास 50 प्यूरिन बेसिस हैं तो 50 आपको पिरिमिडीन बेसिस मिलेंगे। अब ये क्यों बता रही हूँ, इतना स्ट्रेस क्यों दे रही हूँ, लास्ट क्लास में भी मेंशन किया था कि ये आईमेट में पूछा गया है, ठीक है। मैंने आई थिंक मैंने क्लास के एंड में दिखाया भी था आपको वो क्वेश्चन, एंड आई assigned you that as a homework, and I'm going to show you that question again, ठीक है, in once we are complete with the revision. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट है कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। अगर प्यूरिन 50 है तो 50 ही पिरिमिडीन होगा,
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। डीएनए एक एसिडिक मॉलिक्यूल है या बेसिक? एसिडिक है, ठीक है। तो इसके साथ जो आप अमाइनो एसिड, जो प्रोटीन आप इस्तेमाल करेंगे, हिस्टामीन, लाइसीन, अर्जिनिन, ये कैसा होगा? नहीं, बताया था मैंने, ये बेसिक होगा, ठीक है। तो डीएनए क्या है? एसिडिक। तो जो प्रोटीन है वो बेसिक होगा, तभी उनके दरम्यान में क्या होगी? अट्रैक्शन होगी, सही है। अब डीएनए के साथ जब ये प्रोटीन, हिस्टामीन प्रोटीन मिलता है, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा आपके पास वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम, ठीक है। और जो न्यूक्लियोसोम की चेन बनेगी आपके पास, वो क्या कहलाएगी? क्रोमैटिन। ये बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसे बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक माला पे अगर आपने मोती लगा दिए हों, तो जो अगर आप एक स्ट्रैंड लेने, नॉन क्रोमोसोमल डीएनए की एक स्ट्रैंड ले लो, उसके ऊपर न्यूक्लियोसोम्स लगा दो, तो वो आपके पास क्रोमैटिन मिल जाएगा। अब जब सेल डिवीजन होती है तो यही क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम, सही है। उसके बाद हम लोग फिर एक्चुअल जो जेनेटिक्स की टर्म होती है, जैसे मैंने आपको समझाया था एलील क्या होता है। अब मैं एलील क्या होता है वहाँ पे नहीं जाऊँगी दोबारा से, अभी के लिए जैसे इतना समझ लें कि हमारे पास हर कैरेक्टर का वैरायटी पाई जाती है, ठीक है। एक ह्यूमन के अंदर, एक इंसान के अंदर एक कैरेक्टर का 2 जीन आपको मिलेगा, एक फादर साइड से, एक मदर साइड से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक ये हमारे पास एक लड़का है, इसका नाम है अली, ठीक है। अली के जो फादर थे, ही वॉज डॉर्फ, उनकी हाइट छोटी थी, एंड मदर वॉज टॉल, ठीक है। या फिर उल्टा कर दो, कुछ भी, ये कैपिटल टी इस फादर को कर लो, डजंट मैटर, ठीक है। तो अली को फादर साइड से कैपिटल टी मिल रहा था, चले कैपिटल, अभी मैंने लिख दिया इसको कैपिटल टी, और मदर साइड से इसको स्मॉल टी मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अली के पास कैपिटल टी और स्मॉल टी, अभी मैं आपको वो नहीं बता रही कि ये होमोलोगस है या हेट्रोजाइगस, सॉरी, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ठीक है। ये भी समझाया था मैंने कि कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। अभी इसको फ़िलहाल अभी इसको छोड़ दो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे। तो अली के पास क्या कंडीशन आई? कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये अली के पास है, ठीक है। तो अली के पास जो हाइट का कैरेक्टर है, उसके कितने जीन्स हैं? 2 जीन्स, एक टॉल हो गया, एक डॉर्फ हो गया, सही है। अब ये जो दोनों जीन्स हैं, ये आपस में क्या कहलाएंगे? दे बोथ आर एलील्स टू वन अनदर, सही है। इतनी बात समझ आई है? एलील्स क्या होता है? एलील्स कुछ नहीं है, एलील्स जीन्स ही होते हैं। ये समझो कि एक पॉपुलेशन के अंदर या फिर एक ह्यूमन के अंदर जो आपको वैरायटी मिल रही है कैरेक्टर की, वो एलील्स कहलाती है। जैसे एक हमारे पास ह्यूमन पॉपुलेशन है, दुनिया में कितने सारे टाइप्स नहीं, मतलब कितने सारे कलर्स होते हैं, आई कलर्स, कितने सारी वैरायटी आई कलर की, तो वो सारा जो आपके पास आई कलर का जीन है, ऑल दोज जीन्स आर एलील्स टू वन अनदर, सही है। तो एलील्स क्या है? हम लोग सब ये इन छोटी सी डेफिनेशन सब ने रटी हुई होती है कि अलील इज़ ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये है, सही है। इतनी बात हमने समझी। उसके बाद हमने देखा होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस एलील्स क्या होते हैं। तो या तो आपको एक होता है होमोजाइगस यानी कि देखो, एक ह्यूमन में आपको हर कैरेक्टर का 2 जीन मिलता है, और वो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? एलील कहलाएंगे। अब वो दोनों जो आपके पास जीन्स हैं, वो या तो हेट्रोजाइगस होंगे या तो होमोजाइगस होंगे। होमोजाइगस का मतलब ये है कि दोनों जीन्स सेम होंगे, यानी कि दोनों कैपिटल टी या तो स्मॉल टी, सही है। हेट्रोजाइगस में क्या होगा? एक कैपिटल होगा, एक स्मॉल होगा। अब मैंने यहाँ पे टी ही क्यों इस्तेमाल किया? कोई बात नहीं, आप कोई और कैरेक्टर ले लो। मैंने हाइट ले लिया, तो मैंने टी से, कैपिटल टी से टॉल को दिखाया, स्मॉल डी से डॉर्फ। आप कोई और
ले लो, ठीक है। आप फ्लावर का ले लो, चलो ये फ्लावर का आप ले सकते हो। ये आर जो है वो रेड के लिए है, स्मॉल आर वाइट के लिए है, तो आप इसका एग्जाम्पल ले लो, वो मसला नहीं है। आप कैपिटल डी लो, आर लो, डज़न्ट मैटर। सही हो गया। तो अब क्या होता है, ये मैंने आपको सारी चीज़ें पिछली क्लास में एक्सप्लेन की थी वैसे तो। अगर अब मैं आपसे पूछ रही हूँ सो दैट मुझे पता लगे कि क्लियर हो गई ये चीज़ या नहीं। अगर मेरे पास यहाँ पे दोबारा से हम अली की एग्जांपल लेते हैं। अली जो है वो खुद क्या है, वो टॉल है। एक इंसान का दिखने में जैसा कैरेक्टर होगा वो उसका कहलाएगा फिनोटाइप। क्या बोलेंगे इसको? फिनोटाइप, ठीक है। तो अली टॉल दिखता है तो उसका फिनोटाइप टॉल है, ठीक है। अगर हम इसके अब उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो कहलाएगा जीनोटाइप। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अली के जीनोटाइप की। हाँ मुझे बताइए, ये क्या ये हेट्रोसाइगस होगा या होमोसाइगस भी हो सकता है, या होमोसाइगस। अच्छा, ये जो कैपिटल डी है ना, हमेशा ये याद रखिएगा, ये डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट का मतलब ये बॉस है। जब ये प्रेजेंट है तो ये कहेगा कि भाई ये जो स्मॉल डी है ना, इसे ये है रिसेसिव। अब ये क्या है मैम? कुछ भी नहीं है। देखो, जो एक्सप्रेस करे अपने आप को फिनोटाइप में वो डोमिनेंट है, ठीक है। यानी कि जो रिसेसिव को कहे कि आप चुप बैठो मैं काम करूँगा, ठीक है, तो वो जो सप्रेस करे रिसेसिव को वो डोमिनेंट है। दूसरे को प्रोटीन ना बनाने दे, ना काम करने दे, वो डोमिनेंट है, ठीक है। तो हमेशा जो एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट होगा। रिसेसिव जो है वो एक ही कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकता है, जब वो होमोजाइगस रिसेसिव हो। अब जैसे कि कहना क्या चाह रही हूँ मैं यहाँ पे, देखो ये मेरे पास कैपिटल डी है, तो इसका हमेशा फिनोटाइप क्या होगा? टॉल ही होगा ये इंसान। अगर मेरे पास ऐसी ये क्या है? ये है होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि होमोजाइगस यानी कि दोनों जीन सेम है। डोमिनेंट क्यों बोला? क्योंकि ये कैपिटल डी है, डोमिनेंट हो गया। अब ये वाली कंडीशन, अच्छा ये वाली कंडीशन क्या है? ये है होमोजाइगस लेकिन कैसा? रिसेसिव। तो सिर्फ इसी कंडीशन में बंदा कैसा होगा? डॉर्फ होगा, जिसके पास जीनोटाइप के अंदर स्मॉल डी होगा। और जब हमारे पास ये कैपिटल डी स्मॉल डी होगा तो ये इस केस में भी क्या होगा? ये इंसान टॉल ही होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करेगा। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। इतनी बात समझ आ गई। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये अली है, ठीक है, ये दिखने में टॉल है, तो इसका जीनोटाइप का पॉसिबिलिटी क्या होगा मुझे आपने बताना है। जी श्योर। दोनों कैपिटल टी भी हो सकते हैं और एक कैपिटल एक स्मॉल टी भी हो सकता है। ओके, ठीक है। एंड व्हाट डू यू थिंक अबू बकर, आपको क्या लगता है ये सही है? जी मैम। ओके, यहाँ तक सब क्लियर, विच इज़ राइट, ठीक है, गुड। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी को? नो मैम। ऑल क्लियर? यस। डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये सारी जब तक आपको ये सारी टर्म्स क्लियर नहीं है तब तक हम लोग मेंडल के लॉ तक नहीं जा सकते। तो मुझे एक जस्ट फॉर वन लास्ट टाइम आप मुझे कंफर्म कर दो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं? ओके गुड। अभी हम लोग आज की नया हमारा जो क्लास है वहाँ पे हम लोग लेक्चर 2 अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हम लोग मेंडल के लॉस डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है आईएमएट के लिए, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे उस पर जाने से पहले मैं आपको शेयर करूँगी जो इतनी देर से मैं क्वेश्चंस कह रही थी ऊपर, ये आईएमएट 2023 का पास्ट पेपर है, पास्ट पेपर क्वेश्चन है बायो सेक्शन का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 26, ठीक है। ये क्वेश्चन आप पढ़ो एंड यू हैव लेट्स जस्ट से 2 मिनट या 3 मिनट है आपके पास, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। लेट मी नो कि ये समझ आया है या फिर नहीं। अगर नहीं समझ आया तो हम इसे सॉल्व करेंगे साथ में, बट ये क्वेश्चन आप देख लो एक बार।
ये क्वेश्चन वैसे नज़र आ रहा है? इज़ इट विजिबल प्रॉपरली? जी मैम। जी मैम। ओके ओके ओके। वंस यू आर डन जस्ट मुझे इन्फॉर्म कर दें कि मैम हो गया, ठीक है? हो गया मैम। ओके गुड, ये हो गया। डन। चलें, आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आई थिंक ए वाला। ओके, एंड मुझे सी वाला लग रहा है। सी। टोटल प्यूरिन बेसिस बची हैं, तो 2 एडिनिन और 2 थाइमिन। ठीक है, ये फाइनल आंसर्स है आपके। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है? 6, 12, 16, ग्रेट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो कह रहा है अ फ्रैगमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन्स, ठीक है? हमारे पास एक सेगमेंट उन्होंने ले लिया डीएनए का, ठीक है? उसके अंदर कितने फॉस्फेट हैं? 12। चलो, फॉस्फेट हमारे पास कितने आ गए? 12 फॉस्फेट आ गए, सही है। एडेनिन बेसिस कितनी ले ली उन्होंने? 2। ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बताना है कि कितना टोटल प्यूरिन बेसिस होंगी। ये बताना है सबसे पहले, ठीक है? ये हमारे पास डेटा है और ये रिक्वायर्ड है जो हमें फाइंड करना है। दूसरा हमें बताना है कि डीऑक्सीराइबोस शुगर कितनी है, शुगर कितनी मौजूद है। और इसके अलावा काफ़ी लंबा और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, बहुत मज़े का सवाल था वैसे ये। और नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे? देखो, इसीलिए मैंने वहाँ पे कहा था कि थायमीन एडेनिन के दरमियान में 2 बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड हैं। उसके अपना साइटोसिन ग्वानिन के दरमियान में 3 बॉन्ड्स हैं। इन्होंने वही सेम चीज़ पूछ ली, सही है, कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितना है आपके पास। तो ये चीज़ें आपने हमें बतानी है, ठीक है? इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको समझो, डीएनए के अंदर क्या चीज़ है? न्यूक्लियोटाइड है। इतनी बात सबको समझ आती है, ठीक है? अब एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर, ये हम इसका सल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। अब आप मुझे बताइए, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर शुगर कितनी है? एक शुगर है, बिल्कुल। और बेस कितनी होती है? एक बेस होती है और एक फॉस्फेट होता है, सही है? ठीक है, तो एक न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर, एक फॉस्फेट और एक बेस है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है? अब उसके बाद हमें फाइंड करना है कि प्यूरिन कितनी है, शुगर कितनी है, बॉन्ड कितना है। और इन्फॉर्मेशन उसने दी है कि फॉस्फेट 12 है, एडेनिन 2 है। अब देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है, इस बेसिस पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसको समझो कि आपके पास एडेनिन बेस जो है जो उसने दी है। अब ज़रूरी तो नहीं कि न्यूक्लियोटाइड जो है उसके अंदर एडेनिन हो, ग्वानिन भी हो सकती है, थायमीन भी हो सकती है, वो हम बाद में पता लगाएंगे। एक हमें जो अच्छी बात उसने की वो ये की कि उसने हमें फॉस्फेट नंबर दे दिया। उसने कहा कि 12 फॉस्फेट है। अब आप मुझे बताओ, अगर 12 फॉस्फेट हैं तो न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे? एग्जैक्टली। तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि भाई न्यूक्लियोटाइड हमारे पास कितना है? 12 न्यूक्लियोटाइड है, सही है।
अब 12 न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास, सही हो गया। अब यहाँ पे 12 न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेसिस कितनी होंगी? 12 बेसिस होंगी। और फॉस्फेट 12 है, वो उसने हमें क्वेश्चन में दिया है। अब इस 12 बेसिस के अंदर उसने कहा कि एडेनिन कितना है? एडेनिन कितनी है? 2 है। चलें, गुड हो गया। अब मैंने आपसे कहा था कि एडेनिन जितनी होगी उतनी ही थायमीन होगी, क्योंकि एडेनिन बॉन्ड करता है किसके साथ? थायमीन के साथ। तो अगर 2 एडेनिन है तो थायमीन कितनी होंगी? 2 थायमीन होंगी। तो गुड, चलें, ग्रेट। अभी देखो, अगर 2 + 2, ये मेरे पास टोटल बेसिस हैं, ये टोटल 12 बेसिस हैं, ठीक है। एडेनिन 2 हैं, थायमीन 2 हैं। इसका मतलब ये है कि जो बच गया, जो बेसिस बच गई, वो सारी क्या होंगी? साइटोसिन और ग्वानिन होंगी, जी मैम। ठीक है। तो 2 + 2 4, 12 में से आप 4 माइनस करो, कितना हो गया? 8 8। तो 8 रिमेनिंग बेसिस हैं, 8 बेसिस आर देयर, ठीक है। अब मुझे आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, 8 में से साइटोसिन कितनी होंगी और ग्वानिन कितनी होंगी? 4 साइटोसिन और 4 गवानिन। एग्जैक्टली, जितनी साइटोसिन होंगी उतनी ही ग्वानिन होंगी। तो मैं 8 को डिवाइड कर दूंगी 2 से, तो मेरे पास 4 साइटोसिन है और 4 ग्वानिन है। अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझे कैसे? मैम अभी तो कुछ किया ही नहीं हमने, सब कुछ तो हो गया। देखो, एडेनिन थायमीन के दरमियान में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? 2। एडेनिन मेरे पास 2 हैं, तो मैं जल्दी से यहाँ पे, सिर्फ आप डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ। 2 यहाँ पे 2 बॉन्ड लगा दिए। साइटोसिन मेरे पास यहाँ पे मैं जस्ट सी और ये लिख रही हूँ, सही है। साइटोसिन 4 है मेरे पास, ग्वानिन भी 4 है। इनके दरमियान में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? 3 होगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। काउंट करो, फाइंड क्या करना है? प्यूरिन। प्यूरिन कितनी है मेरे पास यहाँ पे टोटल? कितनी है? आई एम सॉरी, दोबारा से रिपीट कीजिएगा। नहीं बेटा, देखो यहाँ पे उसने पूछा कि, उसने पूछा प्यूरिन बेसिस कितनी है? प्यूरिन, सिर्फ प्यूरिन बतानी है, टोटल बेसिस नहीं बतानी। ठीक है। 6 होंगी ना। प्यूरिन कौन कौन सी बेसिस होती हैं? कंफर्म तो है, लेकिन इन दोनों में से एक है एडेनिन, और साइटोसिन और गवानिन में से एक, और एडेनिन और थायमिन में से एक। एडेनिन और अपना ग्वानिन प्यूरिन होती है ना। कहाँ गया है? सेकंड, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके मैम। ठीक है। और अगर नहीं भी आपको याद आ रहा कि मैम ग्वानिन है या साइटोसिन, तो सिंपल सी बात है, जितनी ग्वानिन होगी उतनी ही साइटोसिन होगी, दोनों 4 है। तो प्यूरिन हमें बतानी है। 2 एडेनिन है, 4 ग्वानिन है, कितनी हो गई टोटल प्यूरिन? 6 प्यूरिन होगी। तो 12 नहीं, 12 तो टोटल है ना, हमें प्यूरिन बतानी है। क्लियर? शुगर बताओ, शुगर कितनी होगी? अगर मेरे पास 12 न्यूक्लियोटाइड हैं तो शुगर कितनी होंगी? 12। ठीक है, क्योंकि हमें पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड है तो इसके अंदर एक शुगर है। 12 न्यूक्लियोटाइड है तो 12 शुगर होंगी, तो 12 शुगर होगी। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड आप काउंट करें कितने हुए? 16। कौन सा ऑप्शन सही हुआ यहाँ पे? ये वाला। ए। क्लियर? जी मैम।